किसान साथियों, कृषि विज्ञान केंद्र धमौरा और आकाशवाणी रामपुर के सहयोग से कृषि पाठशाला का प्रसारण किया जा रहा है। कई विषयों पर आप तक जानकारी पहुंचाई जा चुकी है, जो कि फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित रहती है। आज भी एक नए विषय पर हम आप तक जानकारी पहुंचाना चाह रहे हैं। जल संरक्षण हेतु फसल अवशेष का प्रयोग। हम सभी लोग जानते हैं कि यदि फसल अवशेष मिट्टी में मिलते रहेंगे तो मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है, मिट्टी की जो बनावट है, मिट्टी की जो संरचना है और उसमें कार्बन की उपलब्धता है, इन सब में प्रगति होती है, अच्छी होती है मिट्टी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जो फसल अवशेष हैं इनको न जलाएं, बल्कि उसी मिट्टी में जहाँ से वो प्राप्त हुए हैं उसी में मिलाएं। हमारे साथ है डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, जो कि प्रोफेसर हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, फसल अवशेष की बात हमेशा की जाती है और हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत नया तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी किसान भाई इस अवशेष से मुक्ति पाने के लिए फसल अवशेषों को खेत से साफ करने के लिए जला देते हैं और हटा देते हैं, और वो चाहते हैं कि कम समय में हम दूसरी फसल इसमें बो दें। क्या इसका असर पड़ता है हमारी मिट्टी पर, हमारी जलवायु पर? देखिए, बहुत ही हम तो कहेंगे कि आज के समय का बर्निंग विषय है। जी। और जब हम जाड़े की इस समय की बात करते हैं और दिल्ली के आसपास के हवा में जो है जो प्रदूषण फैलता है, तो इसमें कहीं न कहीं जो है फसल अवशेष को जलाने वाली बात आती है, पराली को जलाने की बात आती है। जी। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था कि हमारा जो कृषि के जो तरीके थे, जी। उसमें जो खासकर अगर धान की कटाई जो होती थी जो है, वो जो है हाथ से होती थी, तो उसमें थोड़ा नीचे जड़ के पास से कटाई होती थी, तो उसमें ज़्यादा अवशेष नहीं होता था। बिल्कुल। लेकिन समय के साथ जो है मैकेनाइजेशन बढ़ता गया, और आज देखिए कि देश का खासकर जो उत्तरी भारत का बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो है, उसमें जो चाहे धान की फसल हो चाहे गेहूं की फसल हो, उसमें जो कटाई होती है, हार्वेस्टिंग जो होती है, वो कंबाइन हार्वेस्टर से होती है। तो इसमें जो अवशेष काफ़ी बच जाता है। जी। और ऐसे समय में जो है, एक तो ये बात हो गई, दूसरी चीज़ ये हुई कि और जितने भी हमारे फसलें हैं उसमें भी अवशेष आते रहते हैं। हाँ। लेकिन समस्या जो आज के समय में खासकर धान और गेहूं की है, जी। और उसमें भी धान की ज़्यादा है अवशेष, क्योंकि इसमें ज़्यादा अवशेष निकलते हैं कंबाइन हार्वेस्टर के माध्यम से। हाँ। लेकिन अगर इसका सही तरीके से प्रबंधन किया जाए जी। तो हमारे किसान भाइयों के लिए वो बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकता है। जी। क्योंकि देखिए, इसमें देखा जाएगा कि इसमें ढेर सारे जो है पोषक तत्व होते हैं, चाहे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, काफ़ी मात्रा में होते हैं। हाँ। अगर कहीं कहीं ये सुनने में आता है कि इसको जला दिया जाता तो सारे ये पोषक तत्व जो है नष्ट हो जाते हैं। हाँ, अगर इसको किसी तरीके से मिट्टी में मिला दिया जाए और शेष को उसी में इस तरह से प्रबंधन किया जाए कि मिट्टी में मिल जाए और हमारी बुआई भी अच्छी हो जाए और उससे जमाव भी अच्छा हो जाए, तो इस समस्या से काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। और इसके लिए जो वैज्ञानिकों ने एक खोज भी की है कि भाई जो हमारे फसल अवशेष है उसके लिए चाहे सुपर सीडर हो या हैप्पी सीडर हो, इस तरह के कई मशीनें की खोज की गई है, जिसका किसान भाई समय के साथ उपयोग भी कर रहे हैं और काफ़ी मात्रा में फसल अवशेष को उसमें जो है समायोजित भी किया जा रहा है। तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि हमारे जो मिट्टी है उसकी संरचना में सुधार होता है, जो पोषक तत्व हैं उसके अंदर जो है मिश्रित हो जाते हैं। जी। तो हमें अलग से कम पोषक तत्व देने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे विषय से संबंधित है कि मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है बढ़ जाती है। और जल धारण क्षमता के साथ ही साथ यह देखा जाता है कि जो धीरे धीरे रिसाव होता है और धीरे धीरे उसमें से नमी जो है रिलीज होती है पौधों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। कहने मतलब लंबे समय तक मिट्टी में नमी जो है बनी रहती है। और इससे यह भी देखा गया है कि समय के साथ अगर जो हम लोगों के अनुभव हैं कि हमें जहाँ पर अगर हम गेहूं की सिंचाई करें, अगर जो हमारी पैडी की फसल है उसकी जो अवशेष है उसका प्रबंधन करके गेहूं की सिंचाई अगर करते हैं, तो उसमें जहाँ पर 4 या 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है वहाँ पर 2 और 3 सिंचाई से ही काम चल जाता है। डॉक्टर साहब, आपने अच्छी बात बताई है कि इसका असर मिट्टी की जल धारण क्षमता पर भी पड़ता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर
जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे होता है। कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें जल दोहन क्षमता ज़्यादा होती है, जल ज़्यादा चाहिए, सिंचाई ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से कहीं न कहीं पानी की कमी भी हो रही है, ज़मीन भी खराब हो रही है। तो यदि हम इस प्रकार के जो फसल अवशेष हैं इनकी बात करें, तो इनसे किस प्रकार की उन ज़मीन में प्रगति होती है और उनके अंदर जल जो वाटर होल्डिंग है, जल धारण क्षमता है वो बढ़ती है, फसलों को भी किस प्रकार से वो आसानी से जल मिलता है, कुल मिलाकर के किस प्रकार से ये फायदेमंद है? देखिए, जैसा हमने बताया कि अगर जो हमारे फसल के अवशेष अगर मिट्टी में मिश्रित कर दिया जाए, जी। तो इसमें जो शुरू में हमने बताया था कि जो मिट्टी की जो संरचना है उसमें सुधार होता है। सुधार में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमने कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक मैटर या कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, और ये सीधे लिंक है नमी की जो कहते हैं जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए मिट्टी की जो है। तो इसमें और यही बहुत बड़ा कारण है कि जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी की कमी है, जी। भूजल काफ़ी ज़्यादा दोहन हो चुका है, हाँ, हाँ। पानी की को जमीन के नीचे से पानी को निकालने में ज़्यादा ऊर्जा की खपत हो रही है। तो ऐसे क्षेत्रों में अगर इस तरह के प्रबंधन को किया जाए तो कम पानी की आवश्यकता होती है। जी। साथ ही साथ एक चीज़ और बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हमारे देश में जो है बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भूगर्भ में जो जल है, भूजल जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो डार्क जोन में चले गए हैं, और हमारी जो सरकार है उस पे जो है उस एरिया में दूसरे ट्यूबवेल या पंप सेट लगाने की अनुमति नहीं देती है। तो ऐसे में ये टॉपिक बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो इन सीटू जो नमी संरक्षण है, अगर उसको किया जाए तो काफ़ी मात्रा में पानी को बचाया जा सकता है, सिंचाई जल को बचाया जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारा जो भूजल नीचे चला जा रहा है उसको भी रोकने में कहीं न कहीं मदद मिलती है। डॉक्टर साहब, जल संरक्षण की यदि बात करते हैं बहुत ज़रूरी भी है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जल बहुत कम हो गया है, चाहे बुंदेलखंड की बात करें, वो ऐसे इलाके हैं। और इधर के इलाकों में भी देखा जाए, सरकार जो गर्मी के मौसम में या बल्कि उससे पहले जो धान की फसल ली जाती है उस पर भी मनाही होती है, क्योंकि उसमें जल बहुत चाहिए। तो सिंचाई के तरीकों की यदि बात करें, किसान भाई इस बात को भी अगर समझे कि कौन सा तरीका अपनाएं, किस प्रकार से सिंचाई करें ताकि जल कम से कम लगे और फसल को ज़्यादा फायदा हो। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और एक देखिए, आज के समय में पूरी दुनिया में जी। और हमारे देश में भी जो है जो सिंचाई की जो नवीन तकनीकियां हैं, और जो कहते हैं जो दक्ष तकनीकी हैं, जो हाई एफिशिएंसी वाली हैं, जिसकी दक्षता जो है सिंचाई की दक्षता बहुत ज़्यादा है, जी। ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। और इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति खासकर जो है बहुत ज़्यादा कारगर है। हमारे देश में अगर हम बात करें जो है 1985 का अगर हम बेस ईयर लेते हैं, उस समय केवल जो है 1500 हेक्टेयर भूमि में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति लगा था। जी। और आज की अगर बात करते हैं तो करीब करीब 1,30,00,000 हेक्टेयर भूमि में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति लग गया है। और जो हम आज देख रहे हैं जो खाद्यान्न उत्पादन में, खासकर जो हार्टिकल्चरल फसलें हैं, जो हमारी उद्यानिकी वाली फसलें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, बाजार में देखिए इतना फल कभी उपलब्ध नहीं होता था। और इसके पीछे अगर आप कहीं न कहीं जाएंगे, खोजेंगे, तो ये मिलेगा कि जो ये फल आ रहे हैं उसमें काफ़ी भारी मात्रा में फल जो है महाराष्ट्र से आ रहे हैं। चाहे केला है, चाहे पपीता है, चाहे संतरा है, चाहे अनार है, इस तरह के जो फल हैं महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और उन खेतों में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ड्रिप सिंचाई पद्धति से ही सारे फल जो है उगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ उर्वरकीकरण, जो पोषक तत्वों का प्रबंधन है, ये भी इससे बहुत अच्छी तरीके से संभव है। यह देखा गया है कि जो जल दक्षता है वो करीब करीब 2.5 गुना बढ़ जाती है। जी। साथ ही साथ जो पोषक तत्वों की जो दक्षता है वो भी करीब करीब 2 से 2.5 गुना जो है बढ़ जाती है, अगर माइक्रो सिंचाई पद्धति, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति या ड्रिप सिंचाई पद्धति के माध्यम से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। तो अगर इन पद्धतियों को ऐसे क्षेत्रों में अपनाया जाए जहां पर जल की कमी है, सिंचाई जल की कमी है, तो थोड़े जल से अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकती है। जी। और साथ ही साथ ऐसे एरिया जहां पर कभी खेती संभव नहीं था, जो शुद्ध बलुई मिट्टी है जिसमें 90% सैंड है, उसमें खेती संभव नहीं। हम तो यही कहते हैं कि जो डेजर्ट है, अगर उसको भी हरा भरा बनाना है तो ड्रिप सिंचाई पद्धति का बहुत बड़ा योगदान है। और दुनिया के बहुत से देशों में, इवन हमारे देश में भी, अगर आप जैसलमेर के तरफ जाएं तो वहाँ पर भी कुछ पैच ऐसे हैं जहाँ ड्रिप सिंचाई पद्धति के माध्यम से उसको हरा भरा किया गया है।
डॉक्टर साहब, अच्छी बात बताई है कि विशेष रूप से उन इलाकों में जो ऊंचे नीचे हैं या डिजर्ट इलाके हैं, बलुई मिट्टी वाले इलाके हैं, वहाँ पर तो ये जो सिंचाई की पद्धति है अच्छी है उसके लिए, और कुछ जो समृद्ध किसान हैं उनके लिए भी अच्छी है, बड़े पैमाने पर जो खेती करते हैं। लेकिन हमारे देश में सामान्य रूप से जो हमारे काश्तकार हैं वो बहुत छोटी जोत वाले काश्तकार हैं, जो कम इलाकों में फसलें उगाते हैं, इतने समृद्ध भी नहीं है कि वो इस प्रकार की व्यवस्था कर सकें। तो और खेतों में किस तरीके से वो ऐसी व्यवस्था करें कि कम पैसे में और सही तरीके से सिंचाई कर सकें? कभी कभी देखा गया है कि उनके खेत समतल भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से भी सिंचाई जो करते हैं पानी की आवश्यकता बहुत होती है, तो उनके लिए कोई सुझाव? हाँ, देखिए जो भूमि के समतलीकरण की बात है, ये ज़रूरी है आज के समय में कि अगर आपको इवन जो हमारी ड्रिप या स्प्रिंकलर पद्धति नहीं भी है, जी। जो हमारी परंपरागत विधि है, अगर उसको भी अपनाते हैं, लेकिन अगर आपको खेत अगर उबड़ खाबड़ है तो उसकी सिंचाई की दक्षता जो है बहुत कम हो जाती है। साथ ही साथ हर पौधे तक पानी समान मात्रा में नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर उसका समतलीकरण कर देते हैं तो उसमें जहाँ पर पानी, जो आपका अगर 1 एकड़ का खेत है, जो भी पानी आपको मिल रहा है, अगर उससे आपको 2 घंटे में सिंचाई हो रही है, जी। अगर आपने समतलीकरण कर दिया तो 1 से 1.5 घंटे ही पानी लगेगा। तो उससे देखिए जल की बचत होगी, समय की बचत होगी, ऊर्जा की बचत होगी, साथ ही साथ आपकी फसल जो है एक समान पूरे खेत में दिखेगा और कुल उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। एक तो बात ये रही। दूसरी बात ये है कि जो हमारे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति है, उसके लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार के माध्यम से जो है काफ़ी भारी मात्रा में उस पर अनुदान है। जी। 55% से लेकर के 80% का अनुदान उपलब्ध है, और जिसको किसान भाई, छोटी किसान भी उसको अपना सकते हैं। 0.2 हेक्टेयर करने का मतलब आधा एकड़ भूमि के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है भारत सरकार और प्रदेश सरकार के माध्यम से। इसका फायदा छोटे किसान भाई ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब आपने कि सोच को बदलने की ज़रूरत है, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो। यदि वो सिंचाई के तरीकों को सही तरीके से अपनाएगा, अपनी फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा, कम लागत में उत्पादन मिलेगा। साथ ही साथ हमारी जो भूमि का जो जल स्तर है कम होता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, उसमें भी प्रगति होगी और वो ऊपर तक आएगा। जो समस्या रहती है वो समाप्त हो जाएगी। फसल अवशेष के प्रयोग से जल धारण क्षमता बढ़ सकती है। जल संरक्षण हेतु फसल अवशेष प्रबंधन कितना जरूरी है, इस विषय पर आपने बेहतर जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।